नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, इथिक्स में केवल 8 वैल्यूम है। 8 वैल्यूम में मजे की बात है कि 7वां वाला वैल्यूम आपका प्रोसेस में है, आधा पार्ट हो भी चुका है, ठीक है ना। 6 से 7 क्लास हमने 7वें वैल्यूम से आपको डिलीवर भी कर दिया है। मजे की बात है कि गांधी की फिलॉसफी चल रही है और गांधी का इंपॉर्टेंस तो इतना ज्यादा है जीएस के जो है फोर्थ पेपर में कि लगातार यहां से क्वेश्चन आते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप जीएस फर्स्ट पेपर देखोगे तो मॉडर्न इंडिया में भी गांधी से क्वेश्चन पूछता है। और फिर जब आप जीएस सेकंड पेपर में देखोगे तो वहां पर प्रशासन, संविधान में भूमिका, डीपीएसपी, प्रस्तावना, इन सब में गांधी की फिलॉसफी के सारे कंटेंट नजर आएंगे, ठीक है। तो आज बारी है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्वराज की। फिर हम बढ़ेंगे न्यासिता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो सारा कुछ जितना भी हो सकता है सारा कुछ हम कवर करने का प्रयास करेंगे। गांधी का कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो स्वराज, अब समझना बात। स्वराज, स्वराज का जो अर्थ होता है खुद का शासन। स्व होता है, स्व का अर्थ होता है खुद, और राज का अर्थ होता है शासन करना, मतलब कि स्वशासन या आत्मशासन। अब समझना जरा कि ये गांधी ने कहां पर जो है स्वराज का तात्पर्य बताया या स्वराज का सिद्धांत दिया। तो गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी और इसी में जो है स्वराज का तात्पर्य गांधी ने बताया, ठीक है ना। अब समझना जरा, तो एक तो जो है स्वराज का हम शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे और दूसरा गांधीवादी अर्थ पढ़ेंगे। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो स्व का अर्थ होता है खुद और राज का अर्थ होता है शासन, मतलब कि खुद का शासन, या फिर कह सकते हैं कि स्वशासन, या कह सकते हैं कि आत्मशासन, ठीक है ना। अब यहां पर गांधी जी क्या बोल रहे हैं उसको लेकर के हमको विचार करना है, स्वराज को लेकर के, ठीक है ना। गांधी का कहना है कि जो स्वराज है वो समझना जरा, स्वराज का अर्थ आत्मशासन से होना चाहिए, आत्मसंयम से होना चाहिए, आत्मशुद्धि से होना चाहिए, अपने ऊपर शासन से होना चाहिए, आत्मनिर्भरता से होना चाहिए। इसी को गांधी क्या बोल रहे हैं, स्वराज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि सारी चीज क्लियर हो जाए। यहां पे देखना जरा, गांधी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल विदेशी शासन की समाप्ति नहीं बल्कि व्यक्ति का अपने ऊपर शासन, आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और आत्मनिर्भरता है। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना ही रखना है कि गांधी का जो स्वराज है उसका मतलब क्या होता है। स्वराज व्यक्ति स्तर पर शुरू होता है और समाज, ग्राम और राष्ट्र स्तर पर पहुंचता है। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर करना है। अब यहां पे मैं आपको बताते चलूं कि जो गांधी का स्वराज है, गांधी की एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, उसी में जो है गांधी ने अपने स्वराज के सिद्धांत या स्वराज का तात्पर्य वगैरह बताया। तो इसमें 3 प्रकार के जो है उन्होंने विचारधाराएं प्रकट की स्वराज को लेकर के। पहला कि सच्चा स्वराज तब आएगा जब व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और पैशन, जिसमें मतलब कि जो है अत्यधिक भावुकता हो, आकर्षण हो किसी चीज के प्रति, इन पर नियंत्रण कर ले, तब जो है वो स्वराज। स्वराज का अर्थ देखिए यहाँ पे गांधी ने बता दिया है, क्या चीज, आत्मशासन, अपने ऊपर शासन, आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ डिफाइन कर रहे हैं अपने हिंद स्वराज की पुस्तक में। तो कह रहे हैं कि सच्चा स्वराज तब आएगा जब व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और पैशन पर क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा, कंट्रोल रखेगा। यह केवल अंग्रेजों के चले जाने से ही नहीं बल्कि अंग्रेजी सभ्यता जैसे आधुनिक मशीनें, भौतिकतावादी सोच को भी त्यागना हो। मतलब कि यहाँ पर सीधा सा कहना है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या अंग्रेजी सत्ता की जो सभ्यता थी उनको हम अडॉप्ट किए हैं? नहीं, उनको हमको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है ना। आत्मशुद्धि कर पाएंगे अपनी, आत्मसंयम होगा, अपने ऊपर शासन होगा, तो जाकर के स्वराज का मेन कॉन्सेप्ट उभर कर आएगा। तो यहां पर देखना, यदि सभ्यता यही रहती, मतलब कि गांधी का कहना है कि अगर हम जो है अंग्रेजों की ही सभ्यता अडॉप्ट करते हैं तो हम हिंदुस्तान कहाँ हुए, हम तो फिर जो है इंग्लिस्तान हो गए ना। तो ये जो है कुछ आप बता सकते हैं कि हिंद स्वराज में किस प्रकार गांधी ने स्वराज का तात्पर्य बताया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्वराज को ही लेकर के। जरा देखना है कि स्वराज के प्रमुख आयाम कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। एक व्यक्तिगत स्वराज होता है, दूसरा राजनीतिक स्वराज, और तीसरा आर्थिक स्वराज, और चौथा आध्यात्मिक स्वराज होता है। क्या क्या अर्थ है इनका, आराम से समझने का काम करते हैं। जो व्यक्तिगत स्वराज होता है यह आत्मनियंत्रण, नैतिकता, आत्मशुद्धि, इनकी बात करता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्तर पे कि मतलब कि आप आत्मनिर्भर कितने हैं, आत्म शुद्धि शुद्धि कितनी है आप में, आत्मनियंत्रण आप में कितना है, ठीक है ना, आत्म अनुशासन कितना है। तो ये व्यक्तिगत स्वराज की बात करता है। फिर गांधी जी कहते हैं कि स्वराज का अर्थ खुद का शासन करना, ताकि हम पड़ोस के लिए बाधा ना उत्पन्न कर सके या बाधा ना बने, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत स्वराज होगा। राजनीतिक स्वराज क्या है
कि राजनीतिक स्वराज सीधा सा है कि जो हमारी सत्ता या शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे आत्मनिर्भर गांव वगैरह हो सकेगा। तो शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण करें, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे तो क्षेत्रीय स्तर पर विकास हो सकेगा, और जब क्षेत्रीय स्तर पर विकास हो सकेगा वो आत्मनिर्भर, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता आ सकेगी राजनीति के माध्यम से, राजनीतिक स्वराज, ठीक है। अब यहां पर देखना जरा आर्थिक स्वराज। आर्थिक स्वराज क्या है? गांधी का कहना सीधा सा है कि भाई जितने भी जातिगत कार्य हैं उसको भी किया जाना चाहिए, कुटीर उद्योगों पर बल दिया जाना चाहिए, खादी उद्योग पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो जनजातीय संस्कृति के आर्थिक कार्य हैं उन पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे जो है आर्थिक निर्भरता लोगों की जो है कम होगी दूसरों पर, और खुद जो है आत्मनिर्भर हो सकेंगे। तो वही गांधी का कहना है कि पहली बात तो स्वदेशी आप त्यागिए, स्वदेशी को अपनाइए, विदेशी त्यागिए, ठीक है ना। तो स्वदेशी, खादी, चरखा, गांव की निर्भरता और गरीबों का स्वराज, ये जो है इसमें निहित होता है, ठीक है। जातिगत पेशे पर जो है बल देते हैं, लेकिन जातिगत पेशे का अर्थ ये नहीं है कि जो है एक दूसरे पर निर्भरता होना चाहिए, ना कि जो है सम्मान में गिरावट होनी चाहिए। तो ये जो है आर्थिक स्वराज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना आध्यात्मिक स्वराज। आध्यात्मिक स्वराज क्या है कि मतलब कि जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, ऐसा जो है स्वराज आध्यात्मिक स्वराज कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया है कि गांधी जी के स्वराज का क्या तात्पर्य है, यह किस प्रकार व्यक्तित्व विकास और बेहतर समाज निर्माण में सहायक हो सकता है, इसकी चर्चा करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्वराज का गांधी ने जो है अपने हिंद स्वराज में क्या तात्पर्य बताया, क्या इसका अर्थ होता है और इसके क्या क्या आयाम है। और जब आयाम आप देख सकते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या निकाल सकते हैं? आर्थिक स्वराज के रूप में, आध्यात्मिक स्वराज के रूप में, राजनीतिक स्वराज के रूप में और व्यक्तिगत स्वराज के रूप में, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे जरा देखना आप कि एक क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी के 11 वचन। गांधी जी ने अपने जो है सिद्धांतों में, नैतिक सिद्धांतों में 11 वचन बोले हैं कि इनको फॉलो करना व्यक्ति का जो है नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, राजनीति स्तर पर इसका प्रयोग होना चाहिए, प्रशासन स्तर पर होना चाहिए, जिससे समावेशी विकास, धारणीय विकास, सामाजिक आर्थिक कल्याण, ये सब सारा कुछ सुनिश्चित हो सकेगा और एक नैतिक वातावरण क्रिएट हो सकेगा, ठीक है ना। तो ये समझते हैं, तो ये तो जबान पे याद होना चाहिए कि गांधी जी के 11 कुछ वचन क्या क्या हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आया कि गांधी जी के 11 वचनों की वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, यूबीपीसीएस का क्वेश्चन है। आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कौन कौन से 11 वचन है। पहला है स्वदेशी। इनका कहना है कि आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर अगर हम होते हैं तो अमेरिका के ऊपर तो डिपेंडेबल ना होते ना, या चाइना से बहुत ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट ना होता, ठीक है। तो ये सब सारा चीज जो है, या फिर जो है हम रसिया से आयात ना करते हथियारों का, तो हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। खैर गांधी तो हथियारों के विरोध में थे, गांधी तो मशीनीकरण के विरोध में थे, तो उसको अभी चर्चा करेंगे। तो स्वदेशी पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे भारत जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है इतने समय, ठीक है ना, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं स्वदेशी पर ही बल दिया जा रहा है। तो स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं को अपनाया जाना चाहिए, स्वदेशी पर बल दिया है गांधी ने। फिर अस्पृश्यता को दूर करना। अस्पृश्यता मतलब कि जैसे आप आर्टिकल 17 पढ़ते हैं ना, मतलब कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन, तो गांधी उस पर सोचिए ना कि कितना बल दिए थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने काफी जो है भारत का दौरा किया था, इसके लिए कई कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, ठीक है, अछूतों के जो है कल्याण के लिए। तो संविधान में सोचिए कि गांधी की भूमिका भले नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गांधी के सिद्धांत संविधान में निहित हैं। आर्टिकल 17 क्या है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यही गांधी भी बात करते हैं। आत्मनिर्भरता मतलब कि खुद श्रम करके अपना गुजारा करना। मतलब अभी समझिए बात ना कि अभी हम आप लोग 30 साल, 31 साल या 25 साल, 26 साल के हो गए, लेकिन फिर भी अपने परिवार पर ही डिपेंडेबल हैं। ये बड़ी मतलब कि दुर्भाग्य की बात है। तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा हमको, और आत्मनिर्भरता के लिए अपना श्रम करके अपना खुद का जो है गुजारा वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मतलब कि फॉरेन में चलता है कि 18-17 साल के बाद जो है बच्चे अपना मतलब कि खुद का खर्च निकालने लगते हैं। शायद मैं ज्यादा एज बजा दिया, उससे भी कम होता होगा। अहिंसा पर बल देते हैं। एक और इनका जो है वचन है अहिंसा, ठीक है ना। सत्य, अस्त्य, अस्त्य मतलब होता है चोरी ना करना। आत्म अनुशासन मतलब कि ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि संग्रह, असंग्रह करना, मतलब कि ज्यादा संग्रह ना करना, अपने मतलब की आवश्यकता भर ही संग्रह करना। उसके बाद जो है न्यासिता पर आधारित कार्य करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर धाड़ी विकास वगैरह को प्रोत्साहन मिलेगा। आस्वाद, आस्वाद मतलब कि जो है जीभ के लालच में ही सारा कार्य ना करना, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा जीभ पर आधारित या स्वाद के लिए सारा कुछ ना करना। अभय, अभय मतलब होता है जिसमें भय ना हो, ये रहना चाहिए अभय। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों की इज्जत करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों को समान भाव से देखना, चाहे आपको व्यक्तिगत स्तर पे देखना हो या फिर राजनीतिक स्तर पे देखना हो। तो आई होप समझ में आया होगा कि 11 वचन गांधी के क्या क्या हैं। एक बार और जरा देखना, स्वदेशी, अस्पृश्यता, फिर आत्मनिर्भरता, अहिंसा, सत्य
अस्तेय, आत्मानुशासन या ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्वाद, अभय और सर्वधर्म संभाव। ये 11 वचन है और 11 वचन आप देख करके बता सकते हैं कि गांधी, जब हमने जैनिज्म देखिए पढ़ाया था तो जैनिज्म में हमने पंच महाव्रत पढ़ाया था और पंच महाव्रत में क्या था? सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था और ब्रह्मचर्य था। तो ये देखिए ना कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों चीजें तो ब्रह्म वहां से पंच महाव्रत से ली गई हैं। तो जब हम गांधी के जो है विचारों पर प्रभाव पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने जैनिज्म के पंच महाव्रत का भी इम्पैक्ट बताया था। तो ये गांधी ने वहीं से लिया था, हालांकि इसको जो है मॉडर्न तरीके से गांधी ने जो है अपने सिद्धांतों में पेश करने का काम किया। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ और लिख सकते हैं इसको आधार बना करके। ये व्रत गांधी जी के जीवन का आधार थे और वे इन्हें समाज सुधार का माध्यम मानते थे, ठीक है ना। ये जो 11 वचन है, यह व्रत व्यक्तिगत मुक्ति से लेकर के राष्ट्रीय स्वराज तक ले जाता है। वर्तमान प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक असमानताएं या अवस्थाएं, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विषमताएं एवं भौतिकतावादी प्रवृत्ति तथा आतंकवादी हिंसक माहौल में इसकी अपनी अलग प्रकार की ही विशेषता या प्रासंगिकता है। तो ये हमने पूरा गांधी के 11 वचन डिस्कस किया और उसकी जो है थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया ताकि आप आसानी से इसको लिख ले जाएं वर्तमान प्रासंगिकता के हिसाब से। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गांधी के 7 सामाजिक पाप। ये जरा देखना आप कि गांधी जी के जो है 7 सामाजिक पाप हैं। अच्छा, मैं कभी कभी गांधी बोल देता हूँ, कभी कभी गांधी जी बोल देता हूँ, तो गांधी मुझे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कभी जब आप कृष्ण जी बोलिए ना तो बड़ा अजीब आपको लगेगा। तो मैं एक परमात्मा के पूरी तरह एक अमृत तत्व इनको मानता हूँ, इसलिए परमात्मा के बराबर का दर्जा देता हूँ, मेरी निगाह में ये है। इसलिए गांधी जी कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, गांधी कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कृष्ण कहना अच्छा लगता है वैसे गांधी कहना फिलहाल हो सकता है कि आपके लिए जी कहना अच्छा लग रहा हो, ये आपके विचार हैं। चलिए पढ़ते हैं गांधी के जो है 7 सामाजिक पाप, ठीक है। अच्छा, ये 7 सामाजिक पाप क्या हैं? जैसे सिद्धांत के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा या धर्म। तो ये जो है 7 सामाजिक पाप हैं। इनका कहना है कि अगर सीधी सी बात है कि सिद्धांत के बिना अगर राजनीति होगी ना तो समाज में व्यवधान पैदा करेगी, परिश्रम के बिना अगर धन होगा ना तो व्यवधान पैदा करेगा, विवेक के बिना अगर सुख होगा व्यवधान पैदा करेगा, असमानता जन्म लेगी, चरित्र के बिना ज्ञान अगर देंगे आप ना तो व्यवधान पैदा करेगा, मतलब खुद सिगरेट पीते हैं, सिगरेट को छोड़वाने की बात करते हैं, ठीक है। नैतिकता के बिना व्यापार, ठीक है, तो मिलावटी सामान वगैरह हो गया, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा जो है गेस्चर पोस्चर बना करके, दिखावा बना करके अपने प्रोडक्ट को बेचना ताकि जो है वहाँ पर्यावरण क्षरण भी हो, लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर अनैतिकता भरा व्यापार होगा तो फिर समस्या आएगी स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। तो इसीलिए गांधी कहते हैं कि नैतिकता के बिना अगर व्यापार होगा तो वो जो है क्या होगा? पाप होगा। फिर मानवता के बिना विज्ञान, ठीक है ना। तो मानवता के बिना विज्ञान, विज्ञान तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन आप समस्या देख रहे हैं ना कि अगर परमाणु बम शायद ना होता तो आप जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले मानव नरसंहार को आप जो है शायद ना देखते हैं। तो गांधी कहते हैं कि मानवता के बिना विज्ञान, फिर त्याग के बिना धर्म या पूजा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको खाली बस यही बता रहे थे अभी आपके लिए कि ये सब 7 जो है सामाजिक पाप हैं। अब इसको पूरा डिफाइन करेंगे हम, ठीक। यहाँ पे देखना जरा कि गांधी जी के जो है अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका इनकी थी यंग इंडिया, ये 22 अक्टूबर 1925 को प्रकाशित हुई थी। इसमें 7 सामाजिक पापों की जो है सूची प्रकाशित की गई थी। इन 7 पापों के कारण समाज में नैतिकता का पतन होता है। अगर मतलब कि ये नहीं फॉलो किया गया तो उससे क्या होगा? सामाजिक पाप होगा, ठीक है ना। और सामाजिक पाप होगा तो नैतिकता का पतन होगा, जिससे हिंसा और अराजकता उत्पन्न होती है। ऐसे में इस 7 जो है पापों 7 पाप आज भी जो है प्रासंगिक हैं। मतलब कि सीधा सा है कि सिद्धांत के बिना राजनीति अगर होगी तो फिर समस्या उत्पन्न होगी ना। मतलब सिद्धांत युक्त राजनीति होनी चाहिए, इसकी ये प्रासंगिकता है जो हमें सत्य, अहिंसा और नैतिक जीवन की याद दिलाते हैं। ये 7 सामाजिक पाप, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा, एक क्वेश्चन आया है कि गांधी के यंग इंडिया में प्रकाशित 7 सामाजिक पाप कौन से हैं, इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यूपीपीसीएस का आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से एक एक करके हम 7 जो है सामाजिक पापों को डिफाइन कर लेते हैं और उसकी प्रासंगिकता भी समझ लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि सिद्धांत के बिना राजनीति।
भाई सिद्धांत क्या होना चाहिए? जो सिद्धांत होना चाहिए सेवा भावना का होना चाहिए, सहिष्णुता का होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष न्याय पर आधारित क्या होनी चाहिए? राजनीति। लेकिन जब इनके बिना जो है राजनीति होगी ना तो क्या समस्या आएगी? भ्रष्टाचार, विभाजन, हिंसा, भेदभाव जन्म लेगा। तो यही कह रहे हैं कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ये सामाजिक पाप है, ठीक है ना। फिर परिश्रम के बिना धन, परिश्रम के बिना धन मतलब कि बिना आपने हार्डवर्क किए, बिना वर्क किए, बिना मेहनत किए या श्रम किए आपने क्या जुटा लिया? धन जुटा लिया। तो चाहे आप रिश्वत से जुटाएं, जुआ से जुटाएं या किसी का शोषण करके जुटाएं, ये तो समाज में व्यवधान पैदा करेगा ना, ये तो अनैतिकता पर प्रहार करेगा ना, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता और असमानता के समानता के लिए खतरा होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि मेहनत, ईमानदारी और बिना कारण कमाया गया धन जैसे जुआ, रिश्वत एवं शोषण को अभिव्यक्त करता है ये, ठीक है। ऐसे में भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता, नैतिक पतन दिखाई देगा। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर परिश्रम नहीं किया जाएगा और परिश्रम बिना करके धन कमाया जाएगा तो ये सब सारी चीजें उत्पन्न होगी, दिखाई देंगी। तो ये धारणीय विकास एसडीजी लक्ष्यों को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तीसरा वाला क्या है? विवेक के बिना सुख। विवेक के बिना सुख का अर्थ क्या है? कि जैसे नैतिकता और विवेक को त्याग कर प्राप्त किया जा को त्याग कर प्राप्त किया गया सुख। मतलब सीधा सा बात है कि हम कोई ऐसा जो है सुख प्राप्त करें जिसमें नैतिकता और विवेक हो ही ना। जैसे अवैध संबंध बना लेना, शोषण करके किसी को जो है जमीन हड़प लेना, फिर उनको जो है मानसिक सुख प्राप्त होगा, या किसी को सताना, व्यसन, अनैतिक संबंध, ठीक है ना। तो ये क्या है? बिना विवेक के आप जो है सुख प्राप्त कर रहे हैं दूसरों को सता करके, तो ये तो समाज में व्यवधान पैदा करेगा ना, हिंसा पैदा करेगा ना, ठीक है ना। तो ये विवेक के बिना सुख। फिर अब यहाँ पे देखना, चरित्र के बिना ज्ञान। चरित्र के बिना ज्ञान मतलब कि वही एक शराबी जब दूसरे जो है शराबी दूसरे व्यक्ति को कहता है कि शराब मत पीजिए, तो सबसे पहली बात तो चरित्र अपना सही करिए, उसके बाद आप ज्ञान दीजिए, ठीक है ना। मतलब कि किताबी और वैज्ञानिक ज्ञान मनुष्य के चरित्र को मजबूत नहीं करता है। गांधी का पूरा जीवन चरित्र से युक्त ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। चाहे गांधी ने ब्रह्मचर्य पर ज्ञान दिया हो, अहिंसा पर ज्ञान दिया हो, सत्यनिष्ठा पर दिया हो, सारी चीजों को फॉलो करते दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे सत्यनिष्ठा थी उनमें, गांधी में, तो सत्यनिष्ठा की बात उन्होंने की, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, नैतिकता के बिना व्यापार। अब नैतिकता आप में नहीं होगी, आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो पर्यावरण क्षरण करेंगे, आदिवासियों को बेचारों को जो है वहां से निष्कासित करने का काम करेंगे, ठीक ना। ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो पर्यावरण और जो है स्वास्थ्य के लिए खराब हो, ऐसे जो है प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे जहां से केमिकल इंक्रीज होता हो, फिर वहां की जो उर्वरा शक्ति है वो भी जो है डिस्ट्रॉय होगी। तो नैतिकता के बिना अगर व्यापार करते हैं तो फिर तो समस्या आएगी ना। तो ऐसे में नैतिकता से युक्त व्यापार करना व्यापार के लिए भी सही होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, और जो है ग्राहकों के लिए भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, लाभ के लिए धोखा, मिलावट, कालाबाजारी, पर्यावरणीय हानि, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ये लाभ के लिए अगर आप कर रहे हैं, अनैतिकता भरा कार्य कर रहे हैं। ऐसा व्यापार जिसमें व्यापारी और ग्राहक तथा पर्यावरण इनको सारे को लाभ हो, ऐसा नैतिकता युक्त व्यापार करने की सलाह देते हैं गांधी, ठीक है। फिर छठा क्या है यहाँ पे देखना, मानवता के बिना ज्ञान। मानवता के बिना ज्ञान सीधी सी बात है कि ज्ञान या विज्ञान यहाँ पे कर लीजिए, मानवता के बिना विज्ञान कर लीजिए, ठीक है ना। मानवता के बिना विज्ञान, देखिए मानवता के बिना जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम परमाणु बम बनाएंगे, हम कुछ ऐसे एआई का निर्माण करेंगे जो मानवता के खिलाफ हो, हम केमिकल जो है ऐसा केमिकल बम बनाएंगे जो मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करे। कुल मिला जुला करके हम देखते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया है कि वो पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखता, मानव के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखता, यहाँ तक कि आसपास की जो है मृदा को ध्यान में नहीं रखता। तो कुछ ऐसा हम जो है विज्ञान पर बल दे रहे हैं। तो गांधी ने कहा कि मानवता के बिना जो है विज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा विज्ञान का निर्माण करें जो मानवता पर आधारित हो। तो यहाँ पर देखना जरा, ऐसा विज्ञान जिसमें मानवता ही ना हो, वह विनाश, आतंकवाद, खराब स्वास्थ्य, पर्यावरण क्षरण के तरफ ले जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में परमाणु बम वगैरह, ठीक है ना। त्याग के बिना पूजा। अब त्याग के बिना पूजा मतलब कि गौतम बुद्ध इसका मतलब कि जो है बेवकूफ़ थे, 6 साल उन्होंने कठोर तरफ किया, या 12 साल जो है महावीर स्वामी किए, या फिर जो है शंकराचार्य ने किया, या फिर जीसस ने किया, मोहम्मद ने किया। तो बिना त्याग के तो ये लोग ज्ञान प्राप्त नहीं किए या धर्म या पूजा नहीं किए। तो सीधी सी बात है कि जो बाहरी पाखंड है ना, इसको खतरनाक मानते हैं गांधी। फिर आंतरिक शुद्धि पर एक बल देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया कि गांधी के साथ सामाजिक पाप कौन कौन से हैं और समाज में ये किस प्रकार के व्यवधान पैदा करता है और राष्ट्र के विकास में रुकावट पैदा या उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट,
लास्ट है आपका गांधी का न्यासीता का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पिछली बार पूछा गया यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि गांधी के न्यासीता का सिद्धांत की चर्चा कीजिए एवं वर्ग संघर्ष तथा आय असमानता के संदर्भ में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता बतानी है। न्यासीता का सिद्धांत क्या होता है इसको समझ लेना जरा कि जैसे पृथ्वी है, गांधी का ये मानना है कि पृथ्वी की जो भौतिक संपत्तियां हैं या पृथ्वी पर जो धन है, संसाधन है, संपदा है, ये तो ईश्वर का है। और अलग बात है कि कुछ अमीर लोगों के हाथ में ये आ गया है, तो अमीर लोगों के हाथ में जो संपत्ति, धन, संपदा, ठीक है ना, भौतिक संसाधन आया है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मालिक हैं इसके, बल्कि उनको, अमीरों को, जिनके पास ये संपदा है, संसाधन है, धन है, उन पर जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें। यही क्या है, न्यासीता का सिद्धांत है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे पढ़ करके कि गांधी का न्यासीता का सिद्धांत उनकी आर्थिक और सामाजिक दर्शन का मूलाधार है। गांधी जी का मानना है कि पृथ्वी के सभी संसाधन और संपत्ति ईश्वर की है। देखना जरा यहाँ पे, संसाधन और संपत्ति किसकी है, ईश्वर की है। मनुष्य केवल उनका न्यासी या ट्रस्टी है, ठीक है। धनी व्यक्ति अपनी संपदा का मालिक नहीं, यहाँ पे देख ध्यान में रखना कि धनी व्यक्ति अपनी संपदा का मालिक नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए संपत्ति को संभालने वाला रखवाला मात्र है। यहाँ पर ये सारा कुछ जो है हमने कोर पूरा बताया कि गांधी के न्यासीता का सिद्धांत क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। गांधी का कहना है कि संपत्ति का उपयोग समाज हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत सुख या भोग के लिए नहीं होना चाहिए। गांधी का कहना है कि अमीर लोगों को अपनी आवश्यकता एवं उपभोग के अतिरिक्त जो संपत्ति बचे उसको स्वेच्छा से जन कल्याण के लिए लगाया जाना चाहिए। जैसे शिक्षा में लगा दें, स्वास्थ्य में लगा दें, रोजगार में लगा दें, सामाजिक कार्यों में लगा दें, ठीक है ना। किसी गरीब का जो है इलाज करने के लिए लगा दें, किसी गरीब की बेटी की शादी करने के लिए लगा दें, ठीक है ना। आसपास का इन्वायरमेंट सही करने के लिए लगा दें, स्वास्थ्य सही करने के लगा दें, शिक्षा पढ़ाने के लिए लगा दें। तो ये गांधी का जो है न्यासीता का सिद्धांत है। तो सवाल है कि साहब इसकी प्रासंगिकता क्या होगी। इसकी प्रासंगिकता यही होगी कि जब जो है कोई अमीर अपनी आवश्यकता भर ही अपने ऊपर खर्च करेगा और उसके पास ज़्यादा संपदा है तो क्या करेगा, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में जो वर्ग संघर्ष है ये समाप्त होगा और आय असमानता है ये भी कम होगी। अभी तो ऑक्सफैम रिपोर्ट और वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 40% हिस्सा है। मतलब गजब का यार, दुर्भाग्य की बात है कि किसी देश के लिए ऐसी बात हो। ये इंडिया का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। अगर गांधी की जो है, गांधी की प्रासंगिकता तो नजर आएगी ना, फिर न्यासीता का सिद्धांत तो याद रखना पड़ेगा ना फिर। तो ये आपकी आय असमानता को कम करने में बल मिलेगा। CSR जिसको जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जैसे कि जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनके टोटल लाभांश का 2% ये जो है सामाजिक कार्यों पर खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को हम सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसको पूरा हमने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, जाकर के आप CSR को देख लीजिए ताकि आपको जो है सारी कुछ जानकारी हो जाए, ठीक। तो इसका जो है एक आधार बना था क्या, न्यासीता का सिद्धांत गांधी का, तो इसलिए इसकी प्रासंगिकता बढ़ी। धाड़ी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। धाड़ी विकास को इसलिए प्रोत्साहन मिलेगा ना कि एक अमीर जो है अपनी आवश्यकता भर ही जो है संपदा कमाने की कोशिश करेगा, जो संपदा होगी अधिक तो उसको जो है जन कल्याण की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसे में जो है धाड़ी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और समावेशी विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। लगे हाथ जो भारत का SDG लक्ष्य है, मतलब कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे जो है विश्व का SDG लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सतत विकास लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में एक सहयोगी साबित होगा न्यासीता का सिद्धांत। नैतिक समाज तथा समावेशी अर्थव्यवस्था को ये प्रेरित करता है क्या, गांधी का न्यासीता का सिद्धांत। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि गांधी का न्यासीता का सिद्धांत क्या है, गांधी के 7 सामाजिक पाप क्या है, इसके अलावा और हमने क्या पढ़ाया, स्वराज पढ़ाया, ठीक है ना। तो सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया। 11 वचन को भी हमको याद में रखना है। बाकी गांधी आपका सारा कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, जो भी डायमेंशन हो सकते थे सारा कुछ डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन भी हमने आपको दिखा दिया है, क्वेश्चन दे भी दिया है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें। और आगे देखते हैं हम लोग नेहरू पे चलते हैं या फिर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कुछ भी होगा कल क्लास लिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।